नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, समय ठीक ना हो या ग्रह दशा थोड़ी खराब हो तो चाणक्य की नीति भी फेल हो सकती है। मिसाल के तौर पर बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, ये पिछले 2-3 महीनों से विपक्ष की इस मीटिंग को फेल करने के लिए दिन रात जतन कर रहे थे। हर तरह की व्यूहरचना, हर तरह का खेल चाणक्य कर रहा था। लेकिन आज इसी मीटिंग को, विपक्ष की इस मीटिंग को नीतीश कुमार ने ना सिर्फ कामयाब किया, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई धारा, एक नई रेखा, एक नई लकीर खींच दी है। अब ममता से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से लेकर केजरीवाल, या यूं कहूं तमिलनाडु में स्टैलिन से लेकर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला तक, इस देश के तकरीबन 32 प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर, जिसमें राहुल गांधी भी, जिसमें लालू यादव भी, जिसमें नीतीश कुमार भी, जिसमें खड़गे भी, सारे के सारे नेता 4 घंटे तक फॉर 4 आवर्स पटना में मोदी को और शाह को हराने का खाका तैयार करते रहे, या यूं कहें ब्लूप्रिंट बनाने की पहली कवायद कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मीटिंग है, ये जो अपोजिशन यूनिटी है, इसने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को बदल दिया है। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। अब पूरी तरह से फिट हो गया है, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारी आजादी की, सबको मिटाकर इस तरीके की व्यवस्था ले आना चाहते हैं, जिसके चलते हुए पूरे संविधान के स्तंभों के ऊपर हमला हो रहा है। और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता, अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। अब दोस्तों, विपक्ष की इस एकता से, इस यूनिटी से, जहां एक छतरी के नीचे ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो एक साथ हो रही हैं, इसको लेकर अमित शाह को बेचैनी क्यों है? अमित शाह की नींद क्यों उड़ी है? अमित शाह आज भी इतने बौखलाए हुए क्यों दिखे? तो आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब जनता के बीच में, कैमरे के सामने, रैली में अमित शाह जो भी बोलें, लेकिन सच ये है कि जब उनके बॉस मोदी जी अमेरिका से लौटेंगे तो अमित शाह और मोदी जी और गुजरात लॉबी, मुझे लगता है कि फिर से एक बार कवायद करेगी, कोशिश करेगी कि इस अपोजिशन यूनिटी को कैसे छितर बितर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे केजरीवाल को उकसाया जाए, ममता बनर्जी को उकसाया जाए, या फिर उसमें अखिलेश यादव के पांव खींचने की कोशिश किया। ये कोशिश तो होगी, लेकिन सवाल ये है कि नींद क्यों उड़ रही है? चाणक्य इतना परेशान क्यों है? और मुझे लगता है कि उसकी वजह बहुत सिंपल है, बहुत आसान सी वजह है। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो अमित शाह क्यों परेशान हैं, वो सबब आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी वजह है कि 2019 में मोदी जी ने जब चुनाव जीता था, रिकॉर्ड चुनाव जीता था, रिकॉर्ड मतों से जीता था, सीटों से जीता था, तब मोदी जी को 37% वोट मिले थे। 37% शेयर था एनडीए का। और अगर आप अपोजिशन को देखें, उसका 63% था, यानी 63% लोगों ने मोदी के नाम पर वोट नहीं दिया था। और ये जो 63% वोट है, इसी को एकजुट नहीं होने देना चाहते मोदी और शाह। यही असली उनकी लड़ाई है, यही उनका फोकस है। और बात सिर्फ 63% वोट एक होने का नहीं है। सवाल ये है कि 350+ सीटों पर ये अपोजिशन की जो यूनिटी है, ये इम्पैक्ट डालेगी। 350+ सीट, ये 350 से 400 तक जा सकता है ये आंकड़ा। 400 सीटें तक ये अपोजिशन अगर एक हो जाता है, मिलकर लड़ता है 1 on 1, यानी एक तरफ मोदी का कैंडिडेट और एक तरफ अपोजिशन का कैंडिडेट, 1 on 1 जब लड़ाई होगी, उसका नतीजा ये होगा, जो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, जानकार कहते हैं, 100 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा और इसे रोकना मुश्किल है।
अब यूं तो आज की मीटिंग बेहद कामयाब थी, लेकिन कुछ गिले शिकवे भी थे, और ये शिकवे जो थे केजरीवाल जी की तरफ से थे। केजरीवाल चाहते थे कि जो ऑर्डिनेंस मोदी सरकार लाई है दिल्ली सरकार के मुखालिफ, उस पर कांग्रेस उनको समर्थन दे। कांग्रेस की थोड़ी सी कमी ये कह लीजिए, या उनकी प्रॉब्लम ये है कि जो पंजाब और दिल्ली यूनिट है कांग्रेस का, वो तैयार नहीं है केजरीवाल को समर्थन देने के लिए। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है, जो एक उम्मीद की किरण है, वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं दिल बड़ा करूंगा, मैं बलिदान देने को तैयार हूं। कांग्रेस पार्टी सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। बात मोदी को हराने की है, बात गुजरात लॉबी को शिकस्त देने की। इसलिए हम हर बात पर गौर करेंगे, और हो सकता है राहुल गांधी अगली मीटिंग तक केजरीवाल को मना लें। बहरहाल 12 जुलाई को अब शिमला में बैठक है, और शिमला में मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित चेहरा भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं आज की तारीख में, वो कोशिश करेंगे कि इन सारी अपोजिशन पार्टी को एक बार फिर से सीट एडजस्टमेंट पर बात करें, और जो क्रूशल इश्यूज़ हैं कि कोऑर्डिनेटर कौन होगा, किस तरह से आगे प्रोग्राम्स चलेगा, किस तरह से मोदी की सरकार को घेरना है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में, ये सारी रणनीति जो है वो शिमला में तैयार हो। और 12 जुलाई की ये मीटिंग मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ तक मोदी वर्सेस अपोजिशन का ये युद्ध है। और दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि अगर ये विपक्षी एकता, ये अपोजिशन यूनिटी कामयाब होती है, सफल होती है, सक्सेसफुल होती है, तो क्या 2024 में मोदी को हराना मुमकिन है? अगर 350 से 400 सीट पर अपोजिशन लड़ती है, एक एक सीट पर मोदी और बीजेपी और एनडीए के मुखालिफ, तो क्या सीटें बीजेपी की वाकई कम होने जा रही हैं? क्या वाकई 100-125 सीटों का नुकसान है मोदी को? और अगर ये नुकसान होता है तो मोदी के हाथ से बाजी निकल रही है। आज 2 खास मेहमान हैं। एनके सिंह पिछले 30-35 सालों से, बरसों से दिल्ली पर ज़बरदस्त निगाह बनाए हुए हैं। जहाँ तक दिल्ली की पॉलिटिकल पल्स की बात है, राजनीतिक नब्ज़ की बात है, उसको बहुत बारीक से समझते हैं। और फिर अशोक वानखेड़े टाइगर हैं। दोनों ही बहुत बेखौफ पत्रकार हैं, और दोनों ही आप कह सकते हैं कि राजनीतिक समझ रखते हैं, समझाना जानते हैं। तो चलते हैं एनके सिंह के पास और अशोक वानखेड़े के पास, और समझते हैं कि क्या अगर अपोजिशन यूनिटी कामयाब होती है तो मोदी के हाथ से गद्दी जा रही है। मेरा पहला सवाल एनके सिंह साहब से, फिर मैं टाइगर के पास जाऊंगा। सिंह साहब, ये जो शुरुआत हुई है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि नीतीश कुमार ने जिस तरह सारी पार्टियों को एक साथ लेके आए हैं एक छतरी के नीचे, और आज पहली जो बैठक थी काफी सक्सेसफुल मानी जा रही है, अगली बैठक शिमला में होनी है। एक चीज हमने नोट करी कि आज अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने बहुत कुछ कहा कि ये एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के लिए सेल्फी खींची जाएंगी, फोटो खींची जाएंगी, ये एकता नहीं है, सिर्फ दिखावा है, हाथी के दांत है। ये जो बौखलाहट है, विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, बौखला अमित शाह रहे हैं, ये क्या वजह है, इसका क्या कारण है? यहाँ पे अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आज जो बनी है, ये लगभग कंप्लीट यूनिटी की तरफ है। कंप्लीट अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स 100% होने जा रहा है, लगभग इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। जाहिर है ये बेचैन करेगा कि मोदी का जलवा जो 2019 में पीक पे था, तब भी वोट तो 37%, कुल 23 करोड़ ही तो वोट मिले ना, बल्कि 4 लाख कम, तो 23 करोड़ वोट मिले थे। उसके बरक्स कांग्रेस को 12 करोड़ मिले थे, और ये 12 करोड़ जितने भी बाकी छोटी पार्टीज हैं जो आज वहां बैठी थी, उन सारे के कुल योग से ज्यादा है। तो जाहिर है कि कांग्रेस का वहां पे एक मकाम है। अब अपोजिशन यूनिटी इमरजेंसी में क्यों आई थी? क्योंकि वो खतरा बिल्कुल डिफरेंट था। वो संविधान के एक प्रोविजन को लेके पूरी संविधान को ढा दिया गया था, और एक नया प्रजातंत्र का जो कंसेप्ट था वही खत्म कर दिया गया था। तो अपोजिशन एक साथ खड़ा हुआ, जनता का आक्रोश बढ़ा, और ये हुआ। आज ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहते हुए आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो इमरजेंसी लगी है,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर नरेंद्र मोदी का जो गवर्नेंस है, ये दुनिया के इतिहास में इसलिए पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए इमरजेंसी आप कैसे ला सकते हैं, ये इसका फ्रेमवर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में रहते हुए आप जब इमरजेंसी लगाते हैं तो इसको नरेंद्र मोदी गवर्नेंस कहते हैं। बहरहाल कुल मिला के एक साफ दिखाई दे रहा है कि हिस्ट्री बदलने जा रही है। देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया मकाम है। फेल हो सकता है, हम नहीं जानते अभी, लेकिन अभी तक जो आसार नजर आए हैं ये क्रिस्टलाइज हो रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आज सारी पार्टियां एक छतरी के नीचे आईं और अमित शाह जिस तरह से आज बौखलाए हुए दिखे एक रैली में, क्या मैं आपसे अगर पूछूं आज अमित शाह को नींद आएगी? आज क्या अमित शाह सो पाएंगे चैन से? मुझे लगता है दीपक जी, अमित शाह जी को 2 दिन से नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से कंफर्मेशन हो रहे थे और लोग लगातार आ रहे थे, उसके पहले स्टैलिन नहीं आने वाले थे, ममता नहीं आने वाली थी, अरविंद केजरीवाल ने एक अलग हुंकार भरी थी, तो ये बड़े खुश थे कि चलो ये अब टूट रहा है पहले। लेकिन उसके बाद एकाएक सब लोग इकट्ठा होना, और खासियत यह है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। बंगाल से ममता आई तो वहां से शरद पवार आए, उद्धव ठाकरे आए, जेएमएम से हेमंत आए। सभी राजनीतिक दलों के वो आका थे जो राजनीतिक दल को चलाते हैं, जिनके कंट्रोल में पार्टी, वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं आए। कांग्रेस से राहुल गांधी है तो साथ में खड़गे भी थे, लल्लन सिंह के साथ बैठे हुए नीतीश भी दिखे, और लालू के साथ अपने पिता के साथ तेजस्वी भी दिखे। तो आज जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स थे उसमें तो बौखलाहट तो जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये करीब करीब आज के डेट में 328 लोकसभा सीटों को इंपैक्ट करने वाले लोग हैं। इन 328 सीटों में से 128 सीटें बीजेपी के पास है और अदर्स के पास 165 सीटें हैं। यदि ये लोग सभी इन राज्यों में ठीक से लड़ते हैं तो 128 में से 100 सीटें बीजेपी हार सकती है। दूसरी बात, बीजेपी की बौखलाहट और ज्यादा यह है कि उनके तरकश के तीर फेल हो गए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर फेल हो गया, इकोनॉमिक ब्लॉकेज फेल हो गया, कर्नाटक का चावल बंद कर दिया तो भी खड़गे साहब वहां डट के पड़े हुए हैं। मतलब अब आपके तीर, आपका ब्लैकमेलिंग का जो गन पॉइंट पे जो आप लगातार फायर करते हैं, वो कारतूस फूके हुए कारतूस साबित हुए। इन लोगों का डर निकल गया। और जहां तक जेपी नड्डा का सवाल है, उसमें तो मुझे बहुत हंसी आती है। इमरजेंसी में जिन लोगों को जेल में डाला वो कांग्रेस के साथ है। वो इसलिए साथ है क्योंकि आप उनको जेल में डाल रहे हो। इमरजेंसी का रिपीटेशन हो रहा है। तो सवाल वो नहीं, सवाल ये है बौखलाहट होगी। अब ये कहते इनके पास दूल्हा नहीं है। अरे बगैर दूल्हे के बारात से इतने डर गए, दूल्हा आ गया तो पता पड़ा तो ये तो इमरजेंसी घोषित कर देंगे, रात को चुनाव नहीं होने देंगे। जिसको दूल्हा नहीं है, फोटो अपॉर्चुनिटी की बात तो जरूर करेंगे, क्योंकि 2014 से लेके ये सरकार फोटो अपॉर्चुनिटी पे ही जी रही है। जी, दिखास और छपास का रोग जिनको हो तो वो सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। तो फोटो अपॉर्चुनिटी पे जीने वाली पार्टी को तो हमेशा फोटो अपॉर्चुनिटी दिखेगी। सवाल ये है कि आज तुम्हारा दूल्हा तो छोटे भाई की शादी में भी घोड़ी पे बैठ जाता है, राज्य सरकार के चुनाव होते हैं तो भी वही दूल्हा रहता है। तुम्हारी मजबूरी ये है। अरे साहब उसकी बात छोड़िए, तो कारपोरेशन और यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी दूल्हा बनने के लिए तैयार है, कोई बुलाए तो सही। एक बात जरूर है, ये विपक्ष की एकता अगली मीटिंग में और धीरे धीरे इसके डिफरेंसेस आयरन आउट होंगे। कई जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी होगी, कई जगह सेटलमेंट नहीं होगा, कई जगह होगा कि इस राज्य में हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, इतना एडजस्ट करेंगे, बाकी आप देख लेंगे जैसा भी हो। लेकिन एक बात तो तय हुई कि ये जो आज लोग इकट्ठा हुए, ये चुनाव के नतीजों के बाद भी इकट्ठा रहेंगे, इसको आप रेखांकित करिएगा। जी, भले ही चुनाव के टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो ये आज इनको खुद की अपने एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 60-70 सीटों का लॉस था। उसमें यदि ये 100 सीटों का तड़का बैठ गया तो भाई साहब क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी लेंगे कि नहीं लेंगे? सवाल वो है। जी, नहीं टाइगर, मैं आपके पास आता हूं, मैं सिंह साहब के पास जा रहा हूं।
सिंह साहब, आज राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, डिफरेंसेस हो सकते हैं, पार्टियों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, छोटे छोटे मतभेद होते हैं जब पार्टियां एक छतरी के नीचे आके मिलती हैं, एक मंच पर आती हैं। इशारा उनका ममता बनर्जी की तरफ और अरविंद केजरीवाल की तरफ था। फिर राहुल गांधी ने आगे कहा, लेकिन हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, हम लचीलापन लाएंगे और कांग्रेस इस तानाशाह सरकार को खत्म करने के लिए, गिराने के लिए कुछ भी हद तक वो बलिदान करने को तैयार, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अगर राहुल गांधी का हम ये स्टैंड देखें तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो थोड़ा सा आज थोड़ा सा आखिर में नहीं बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको लगता है कि केजरीवाल फिर से रीथिंक करेंगे और राहुल गांधी का जो ऑफर है वो मोदी जैसा ऑफर नहीं है, वो एक बड़े दिल का ऑफर है? दीपक, इसमें अगर कोई एक सार गर्भित, सभी के भाषण अच्छे, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला वो अच्छा बोला और बहुत ही नपा तौला बोला, लेकिन राहुल गांधी का जो ये सेंटेंस है ये बहुत मायने रखता है और इस पे हमारी एनालिसिस मेरे ख्याल से हम लोग अगर करने बैठे तो मेन एनालिसिस इसी की, राहुल गांधी के साथ ही रीजनल फोर्सेस का टकराव है जहां भी है, तो एक यही सबसे बड़ा एक एक्लीज हिल जिसे कहते हैं, जो सबसे कमजोर नस है वो है। राहुल गांधी ने बड़ी मैच्योरिटी से उसको कहा कि जो स्टेट लेवल पे डिफरेंसेस हैं उसको हम रिजॉल्व सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, उसका मतलब क्या था? आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि आज ही की मीटिंग में ये हो जाए कि साहब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसको नलिफाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक पैरेलल ऑर्डिनेंस वो बना दिया है और अरविंद केजरीवाल को लगभग खत्म कर दिया है। तो अरविंद की तरफ से अगर आप खड़े हो तो ये सही है कि अरविंद को ये दबाव के लिए अरविंद को ये मजबूरी थी कि आज डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि वो रोज बेचारा झेल रहा है 62 सीटें होते हुए 70 में 62 सीटें जीतने के बाद, इसके पहले वाले इलेक्शन में 67 सीटें जीतने के बाद भी एक आदमी हिल नहीं पा रहा, काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अरविंद की मजबूरी थी। लेकिन आप वहां गौर से देखिए उस मीटिंग में हुआ क्या था। बहुत पहला ही शर्त था कि हम लोग जो कॉन्टेंशियस इशू हैं उसको आज हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए 370 पे स्टैंड जो कि कश्मीर की पार्टियां चाहती थी, जाहिर है वो नहीं उठेगा। तो आज पहला दिन था और यही तय हुआ कि आज हम लोग स्टेट स्पेसिफिक जो कंट्रोवर्सीज हैं हम उसको नहीं लेंगे। तो आज कोई जरूरत नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा लिया जाए। नाराज होंगे लेकिन मुझे लगता है कि वो लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि आज जो ये हुआ है ये एक जनता के पास विकल्प के रूप में आ चुका है। लिहाजा जनता का प्रेशर पड़ेगा इन पे कि देखो साथ रहोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे, क्योंकि हम विकल्प तलाश रहे हैं। लिहाजा एक प्रॉडिंग फोर्स होगी, एक प्रोपेलिंग फोर्स होगी जो कि इन पार्टीज को एक साथ रहने को मजबूर करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जनता का जो प्रेशर है ये इनको मजबूर करेगा कि एक साथ रहे और अपने जो माइनर डिफरेंसेस हैं उसको सॉर्ट आउट कर ले। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो। जी टाइगर, आपको क्या लगता है कि 23 जून 2023 ये एक ऐसी तारीख है जो अभी एनके सिंह साहब ने कहा कि ये हिस्ट्री बदलने वाली तारीख है, इतिहास बदलने जा रहा है? आपको लगता है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो जाएं, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बाकी कांग्रेस ही, बंगाल में, तो क्या नरेंद्र मोदी की वाकई घेराबंदी जबरदस्त होने जा रही है? मोदी जी का रथ दलदल में फंस गया है दीपक भाई। गुजरात के विक्ट्री के बाद अब और कहां, सब तो पराजय ही पराजय। जो चालें उन्होंने बनाई थी, चाहे महाराष्ट्र की सरकार तोड़े या कुछ करे, वो हर जगह गले तक फंसे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसमें से निकलेंगे कैसे। देखिए, हर चीज का एक लिमिट होता है। आप किसी को इतना मत डराइए कि वो डर ही उसके मन से निकल जाएगा। जिन लोगों के मन से डर निकल गया वो आज पटना में इकट्ठा हुए। जो लोग अब डरे हुए हैं, चाहे मायावती डरी हुई है, चाहे केसीआर डरा हुआ है, मायावती की अकूट संपत्ति है जिसका डर है उसको, केसीआर की बेटी रडार पे है उसका डर है उसको। तो जो नहीं आए उनकी मजबूरियां मैंने गिनाई, जो आए उनके डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन डिफरेंसेस होने के बाद भी इकट्ठा हुए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बलिदान देने की बात कर रहे हैं।
ये सोच आना ही बहुत बड़ी बात है और इससे बीजेपी और ज्यादा बोखलाइट होगी। आप लोगों को जेल में किसको डाल रहे हो? जिनको आपको ब्लैकमेल करना है, और जिनको डालते वो छूट जाते हैं, और जब छूटते हैं तो कैश टीचर पास होता है। न्यायपालिका कहती कि इनको क्यों पकड़ा था, इनके खिलाफ केस ही नहीं बनता। ये जब बातें सामने आती है तो क्या जनता समझ नहीं रही है कि ईडी इनकम टैक्स एक नॉन प्लेइंग कैप्टन है आपके टीम के? मैं कैप्टन बोलता हूं क्योंकि इनका वजूद मोदी जी से ज्यादा है। यदि ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई दूर हटाई जाए तो मोदी जी का ब्रांड जीरो आ जाएगा। लिख लीजिए मेरे से। इनके साथ आप लगातार 31 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में चुनाव जीते हैं, और इनके बगैर तो आप बिल्कुल गुजरात तक सीमित हो जाएंगे। मायावती, आपको लगता है कि आखिरी वक्त पर मायावती क्या उस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं जिसमें जयंत चौधरी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, नीतीश होंगे, कांग्रेस होंगी? क्या मायावती जैसी पार्टियां क्या आखिरी वक्त पर नवंबर दिसंबर के बाद आ सकती, शामिल हो सकती? हमने सवाल समझ लिया है। हम बता दें कि ये तब शामिल होंगी अगर जीत का इनको कि ये जो नया कोएलिशन है ये जीत सकता है, तब ये कूद के भाग के उधर चले आएंगे, क्योंकि इनका जो डर है तब खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए इस समय कोशिश क्या होनी चाहिए इन अपोजिशन कोएलिशन की कि वो किसी तरह से एक क्रिस्टलाइज करे। और आपको हम एक बात बताते, बड़े छोटे में एक डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, बहुत बड़ा हिगेलियन डायलेक्टिक्स कहा जाता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है। इसमें कहा जाता है कि चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, जैसे आप देखते हैं पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ में अचानक एक ऐसा संश्लेषण होता है जिससे आत्मा पैदा होती है। ये जन चेतना में भी यही है कि क्वालिटेटिव चेंज अचानक होता है। आप याद करिए इमरजेंसी, आपको तो उतना याद नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये था कि अचानक लगा कि यार ये क्या हुआ, और सारे के सारे लोग नाराज हो गए। तो ये आज जो हुआ है ना, ये कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट मतलब होता है केमिस्ट्री में, आप लोग जानते होंगे, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं देता लेकिन रिएक्शन को तेज कर देता है। यहाँ पे जो आज जो हुआ है, ये पब्लिक कॉन्शियसनेस, जो क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन करने जा रहा है। और ये बार बार मुझे मार्क्सिस्ट थ्योरी याद आती है कि क्वालिटी चेंजेस इनटू क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। तो ये अचानक आप जो देख रहे हैं ना, ये जनता की सोच में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये सिर्फ क्रिस्टलाइज होता रहा तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन टाइगर, आप कहते थे अक्सर 230 सीटों पे मोदी जा रहे हैं, 230 सीटों पे मोदी जा रहे हैं, जो सर्वे आपके पास थे। अब क्या लग रहा है, आपकी सारी पार्टी इकट्ठी हो गई, अब आपको क्या लग रहा है, मोदी कहां जा रहे हैं? 200 से नीचे। जिस कॉन्फिडेंस के, देखिए बॉडी लैंग्वेज भी होती है। आज जब ये लोग सब बैठे और ये एटीज में, इसमें कोई भी अनकंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहा, जिस एटीज में एक साथ बैठे थे, उससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि अब ये 200 के नीचे है। 200 के नीचे, यानी ये अब अपोजिशन की जो यूनिटी टूटने वाली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंह साहब आप आए, एनके सिंह साहब आप आए, टाइगर आप आए, और हम थोड़ा ज्यादा आज हम लोगों ने समय ज्यादा बढ़ा दिया। बहरहाल आप आए, आपने जिस तरह से चीजों को रखा सामने और उसको एनालाइज किया है कि ये जो अपोजिशन यूनिटी है तो ये टूटने वाली नहीं है। दूसरा, एक बहुत बड़ा चेंज है, और जैसा कि एनके सिंह साहब ने कहा कि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो 23 जून के बाद अब बदलने जा रही है हिंदुस्तान की। और शायद जो प्रेशर है वो मोदी और शाह पे, गुजरात लॉबी पर अब बढ़ता चला जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए।